Namaskaram and good morning, everyone. कितने जगह बुलाया था रावण को दहन करने के लिए। मैं वो राम नहीं हूं रे। तो आई होप यू पीपल हैड अ गुड दशहरा यस्टरडे। फेस्टिवल टाइम है तो पढ़ाई करने का मन थोड़ा कम ही करता है, बट पढ़ना ही हमारा धर्म है। अपने लिए यही सब इम्पोर्टेंट है। बाकी चीजें तो आती जाती रहेगी, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, वो सब साइड बाय साइड चलते रहेगा। यू कीप सेलिब्रेटिंग एट द सेम टाइम यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्टडीज एज वेल। तो दोनों मैनेज करना सीख लो। आज आपको 2 से 3 चीजें मैनेज करनी है, आने वाले टाइम में एक एक डजन चीजें एक टाइम पे मैनेज करनी पड़ेगी। तो एज डिस्कस इन मुंबई व्हेन वी वर हैविंग फेस टू फेस बैच, आई थॉट कि जब मैं रिटर्न चले जाऊंगा आई विल स्टार्ट विद द पीजीबीपी. So today we are technically starting with the PGBP, but not PGBP. There is a component called Income Computation and Disclosure Standard, ICDS. So we will be discussing ICDS today. When I'm saying we will be discussing, we are not going to discuss everything from the accounting standard perspective, India's perspective, but whatever is connected from the income tax angle, that much area we will cover. And many sections are there in PGBP now which are emerged, which are born out of ICDS. तो मुझे तो लगता है कि अगर आप ICDS नहीं भी पढ़ोगे तभी भी चल जाता है, क्योंकि ICDS में जो भी लिखा है वो सारा का सारा कंटेंट इनकम टैक्स के प्रोविजंस ने टेक ओवर किया है, पीजीबीपी ने टेक ओवर किया है। क्यों पीजीबीपी को टेक ओवर करना पड़ा? क्योंकि जब आईसीडीएस लाए गए मार्केट में, जब आईसीडीएस को लॉन्च किया गया, ठीक है ना, उसके पहले की अगर 2-4 बातें अगर मैं आपको बताऊं कि आईसीडीएस है क्या और आईसीडीएस का क्या हुआ था एग्जैक्टली तो यहाँ पे पीजीबीपी में अब आप जाते हो सीए इंटर के मॉड्यूल में, सीए फाइनल के मॉड्यूल में, आई एम सो सॉरी, सीए फाइनल के मॉड्यूल में अगर आप जाते हो तो थोड़ा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। पहला बिजनेस एंड प्रोफेशन का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन के डेफिनेशन के बाद यू कैन सी दिस सेक्शन मेथड ऑफ अकाउंटिंग. ओके, दिस सेक्शन इज देयर 145. तो ड्यू टू दिस सेक्शन क्या हुआ पहले वो समझो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, रिलेवेंस क्या है। तो आईसीडीएस का ओरिजिन कैसे हुआ, या लोगों ने, इनकम टैक्स के लोगों ने क्या सोचा, वो सबका थोड़ा बैकग्राउंड जो जो सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा बैकग्राउंड ओरिएंटेड है। तो आपको तो पता है पीजीबीपी जब हम कंप्यूट करते हैं तो पीजीबीपी का जो कंप्यूटेशन है वो बेस्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। एम आई राइट? जो क्वेश्चन ही होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ऑब्वियसली आप इसका इनकम एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करता है वो अकाउंटेंट होता है। आप उसको अकाउंटेंट बोल दीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दीजिए, फाइनेंस डिवीजन ऑफ योर कंपनी बोल दीजिए, है तो अकाउंटिंग ही हो, ठीक है ना। एंड दैट्स द रीजन मेथड ऑफ अकाउंटिंग मैटर्स। मेथड ऑफ अकाउंटिंग मैटर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर दिया इन पीजीबीपी में, अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग अगर चेंज कर दिया और अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदला तो आपका प्रॉफिट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि आपको पता है असेसी यूजुअली हाइब्रिड मेथड फॉलो करने का ट्राई करता है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, देयर आर 2 मेथड्स, कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल सिस्टम में आप क्रेडिट सेल्स को इनकम बुक करते हो, आपको पैसे नहीं मिले लेकिन आपने सर्विसेज दे दी, आपने गुड्स दे दिया, आपने इनवॉइसिंग कर दिया, तो वो आपका डेटर बन गया। डेटर भी आपका इनकम है। फ्यूचर में वो रियलाइज भी हो सकता है, रियलाइज नहीं भी हो सकता। अब प्रैक्टिकल लाइफ में लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को जो है वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और इनकम को जो है वो कैश बेसिस मतलब पैसा आएगा तो बुक करते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ जीएसटी का टेंशन। आपको पता है सर्विस इंडस्ट्री में जीएसटी का बहुत बड़ा टेंशन चलता है कि मैंने बिल तो कर दिया लेकिन फिर क्लाइंट ने पैसे दिए नहीं दिए, उसका जीएसटी कौन भरेगा, ठीक है ना। तो that concern is always there. तो unless and until you are pretty sure or you are kind of having recurring relationship with the particular client, आपको जहाँ पे पता है कि पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, आप बिलिंग करते ही नहीं है,
ये अलाउड होगा क्या इनकम टैक्स में, मुझे आपको खाली वही पूछना है जो आप जीएसटी के एंगल से करते हो, कि जीएसटी के एंगल से आप यहाँ पे जीएसटीआर 2B में जैसे ही आपको आईटीसी देखना चालू हो जाता है, भले आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, आपने किसी पार्टी से परचेज किया है, सर्विसेज अवेल की है, यू हैव नॉट पेड देम बट स्टिल यू टेक द आईटीसी, लेकिन आप अपने आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी तभी भरना चाहते हो व्हेन यू आर हैविंग रीजनेबल सर्टेनिटी और यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द मनी। ये इनकम टैक्स में अलाउड होगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट टीचिंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन। 145 अलाउज यू, 145 अलाउ करता है आपको, भैया जो करना है वो करो, कैश करना है कैश फॉलो करो, मर्केंटाइल करना है मर्केंटाइल फॉलो करो। हमने नहीं बोला आप कौन से मेथड फॉलो करो, यू कैन चूज द मेथड द वे यू वांट इट, बट वंस मेथड इज अडॉप्टेड, if you have adopted cash method, then the whole accounting has to be on the cash system. That means whenever money comes in, you book it as income, whenever money goes out, you book it as expense, or the whole P&L has to be based on mercantile system. Whenever expenses are accrued, irrespective whether it was paid or not, you record it as expense. Whenever income is generated, whenever you are having right to receive that particular money, whenever you are almost certain or reasonable certainty is there, not absolute certainty, reasonable certainty is there that yes, now income can be can be recognized in the system, तो आप उसको दोनों सिस्टम पे, तो दोनों जगह पे आप कैश कैश फॉलो करो तो चलता है, ठीक है ना, डेबिट में भी कैश क्रेडिट में भी कैश, दोनों भी जगह पे आप अक्रूवल अक्रूवल फॉलो करो, ये चलता है। हाइब्रिड यहाँ पे अलाउड नहीं होता। ओके, तो हाइब्रिड अलाउड नहीं होता। क्या ये क्लियर हो गया? पहली बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड अलाउड नहीं होता, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप करते हो वो जीएसटी के एंगल से क्लाइंट बोलता है, एंड दैट्स द रीजन अकाउंटिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। अगर सारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी टैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने आईसीडीएस को सीरियसली ले लिया, तो आई एम टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज इन द इकोनॉमी, ठीक है ना, मतलब जो आपका प्रॉफिट निकलता है वो बहुत अलग तरीके से निकलेगा, क्योंकि आईसीडीएस, अच्छा गवर्नमेंट ने बोला है कि आप सीरियसली लो, गवर्नमेंट का ऑब्वियसली वही एंगल है कि सीरियसली, लेकिन आप क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो प्रैक्टिकल लाइफ में देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंस, हम थियोरेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको क्लाइंट को अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अब क्लाइंट कौन सा क्लाइंट? जो क्लाइंट छोटे होते हैं, जो क्लाइंट कंपनी नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सब से, इजंट इट? लेकिन जो अगर आप कॉर्पोरेट हो, ऑडिटर हो, आप बड़ी कंपनी के, लिस्टेड कंपनी है आपकी, या इवन तो लिस्टेड भी नहीं है लेकिन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जहां पे और 50 लोग इन्वॉल्व है, यू नो दैट यू आर क्वेश्चनेबल टू एवरीवन। और क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है एंड यू आर सपोज टू रिपोर्ट इन अ फेयर मैनर, तो डेफिनेटली यू नीड टू फॉलो द आईसीडीएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएटली। अब होता क्या था, ये तो हो गया चलो एप्लीकेबिलिटी की बात या सेक्शन 145 की बात, जो आपको पावर देता है कि कोई भी मेथड फॉलो करो, ये लिखा है सेक्शन 145(1) में। अच्छा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग का लेना देना जो है वो खाली दो ही हेड से, बताइए कौन से दो हेड? पीजीबीपी एंड आईएफओएस, ठीक है ना। क्यों सर? क्योंकि सैलरी जो होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, पूरा चैप्टर हम लोग ने पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम सैलरी जो होता है साहब, वो टैक्स होता है आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विचएवर इज अर्लियर। मतलब सैलरी चैप्टर का अपना खुद का मैकेनिज्म है टैक्स करने का। हाउस प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ के ही रखा है, हाउस प्रॉपर्टी में तो इनकम जनरेट नहीं भी हुआ रहेगा तभी भी वो टैक्स करता है, वो तो नोशनल बेसिस पे ही है। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी भी है उसके पास। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी में से आप 1 रुपया कमा नहीं रहे हो, ठीक है ना, अक्रू भी नहीं हो रहा है, रिसीव्ड भी नहीं हो रहा है, फिर भी ये टैक्स करता है, तो उसका अपना खुद का टैक्सेशन मेथड है, ठीक है ना। यहाँ पे नोशनल इनकम टैक्स होता है। और कैपिटल गेन में आपने देखा, अभी कैपिटल गेन का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा। कैपिटल गेन 99% पे या 90% केसेस में आप बोल सकते हो कि अक्रूवल बेसिस पे होता है। इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बिकम टैक्सेबल, दैट इज नॉर्मल। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, आपको पता है व्हाट आर द एक्सेप्शन? हमने सीसीडीएस करके पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फिर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड अग्रीमेंट विच इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, देन यूलिप,
ऐसे कुछ बातें हमने की थी जहां पे टैक्सेशन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर नहीं होता था, टैक्सेशन इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट होता था। यू रिमेंबर दोस थिंग्स? मतलब कैपिटल गेन में कहीं पे अक्रूवल सिस्टम फॉलो होता है, कुछ सेक्शंस में रिसिट सिस्टम फॉलो होता है। तो कैपिटल गेन इज आल्सो क्लियर अबाउट द टैक्सेबिलिटी, यहाँ पे अक्रूवल भी है और यहाँ पे रिसिट भी है। डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट प्रोविजन, एवरी चार्जिंग सेक्शन हैव क्लैरिफाइड इट हाउ इट इज गोइंग टू बी टैक्स। तो ये तीन हेड में आईसीडीएस का या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का या मेथड ऑफ अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस थ्री हेड्स आर वेरी मच क्लियर कि भैया मुझे कब कैसे टैक्स करना है। जो जनरलिटी बच जाती है वो इन दो हेड में बचती है, पीजीबीपी एंड आईएफओएस। मुझे बताइए, अगर आपने आईएफओएस में कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया, तो अगर आपने 5 साल का अगर एफडी रखा होगा, तो एफडी अगर आपने 5 साल का रखा होगा फिक्स डिपॉजिट, तो हर साल इंटरेस्ट तो अक्रू हुआ रहेगा। हर साल इंटरेस्ट तो अक्रू हुआ रहेगा। आपको मिलेगा नहीं। यस यस, 3CD में रिपोर्टिंग करना पड़ता है इसका, उसकी बात करेंगे हम लोग। हर साल आपने इंटरेस्ट तो अक्रू किया होगा, लेकिन अगर आपने कैश सिस्टम फॉलो किया है तो आप ईयर 1 में नहीं भरोगे, ईयर 2 में नहीं, ईयर 3 में नहीं, ईयर 4 में नहीं, डायरेक्टली आप ईयर 5 में उसको टैक्स करोगे। 5 साल का इंटरेस्ट आप ईयर 5 में टैक्स करोगे, क्योंकि पहले 4 साल आपको टैक्स भरना ही नहीं है, क्योंकि अपने कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया। लेकिन आपको वहां पे आईटीआर में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा दैट यू आर फॉलोइंग द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इफ यू हैव टेकन अप द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या बाय डिफॉल्ट हम अक्रूवल को ही फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, दो यू हैव नॉट रिसीव्ड द इंटरेस्ट इन योर बैंक अकाउंट इन द करंट ईयर, आपको हर साल इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है उसको हर साल रिस्पेक्टिव ईयर में ही आपको टैक्स करना पड़ेगा। ईयर 1 में टैक्स हो जाएगा, ईयर 2 में टैक्स हो जाएगा, ईयर 3 में टैक्स हो जाएगा, ईयर 4 में एंड ईयर 5 में मिलेगा तो 5 साल का, लेकिन आपको एक ही साल का टैक्स करना है, क्योंकि पहले 4 साल आपने रिस्पेक्टिव ईयर्स में टैक्स कर दिया है। सर यहाँ पे टीडीएस का ट्रीटमेंट कैसे आएगा, क्योंकि 194A में बैंक तो टीडीएस काट देगा। तो आपको पता ही है टीडीएस के कॉलम में जब आप टीडीएस का रिपोर्टिंग करते हो तो टीडीएस कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविजन होता है, यू नो दैट। जब आप रिपोर्टिंग करते हो, आईटीआर भरते हो, तो वहां पे टीडीएस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। जो करंट ईयर का इनकम नहीं है, अगले साल का, कभी तो अगले टैक्सेशन पीरियड का होगा, आप वहां पे लिख दो और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो दैट इज अनदर टेक्निकल क्वेरी दैट यू माइट हैव कि ऐसे कैसे होता है। लेकिन आइडियली आपने कोई एसएससी देखा है क्या जिसने कैश सिस्टम फॉलो किया है? यू पीपल आर मैच्योर्ड इन, बहुत सारे रिटर्न भी आप लोगों ने फाइल किए होंगे, कर रहे होंगे, अक्टूबर का महीना चल रहा है, बहुत सारे आपने टैक्स ऑडिट्स किए होंगे। नहीं, अभी तो नहीं देखा। मतलब मार्केट में हम लोग कैश सिस्टम किसी को एडवाइज नहीं करते, क्योंकि कैश सिस्टम एडवाइज करोगे तो फिर आपके बैलेंस शीट में ना डेटर होगा, ना क्रेडिटर होगा, ना कोई प्रोविजंस होंगे, ठीक है ना कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, ना कोई प्रीपेड एक्सपेंस होगा। एंड यू नो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट का तो मर्डर हो जाता है कैश सिस्टम में, राइट। तो उसके लिए वी ऑलवेज प्रेफर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वेरी रेयरली, बहुत जैसे 44AD के कोई एसएससी होंगे तो यस देयर वी कैन फॉलो द, वी कुड हैव फॉलोड द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि वैसे भी वहां पे टर्नओवर से लेना देना होता है, बाकी तो खाली एक्सपेंस का कोई डिडक्शन मिलता है नहीं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस दैट यू शुड नो। अब होता क्या था, इनकम टैक्स वालों को प्रॉब्लम क्या था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए गए थे, ठीक है ना, ये पहले जो 145 था ना, इसका पहला सबसे पहला इश्यू, मान लो जब आईसीडीएस था ही नहीं, इस सेक्शन को प्रॉब्लम क्या था वो समझो आप। ये जो पीएनएल बनता था ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था एज पर एएस, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली नाउ इंडिया हैज गॉन ग्लोबल, तो अगर आप लिस्टेड एंटिटीज हो, बहुत बड़ी एंटिटी हो, तो आपको इंड एएस लगता है। Ind AS, which is emerged out of US GAAP, US generally accepted accounting principle, and mainly from IFRS. That means international level standard. I'm not going into detail of what is AS and what is Ind AS. आपने पढ़ा है ऐसे, मैं मान लेता हूँ, नहीं पढ़ा होगा तो जब टाइम आएगा तो पढ़ लेना, अकाउंट्स की फैकल्टी आपको पढ़ा देंगी। लेकिन मैं तो खाली बात कर रहा हूँ कि भैया ऐसा कुछ था या है, एएस या इंड एएस फॉलो होता है पीएनएल प्रिपेयर करने के लिए। अब जब एएस एंड इंड एएस फॉलो होता है पीएनएल प्रिपेयर करने के लिए, तो वहां पे जो
एजेंडा होता है, जो टारगेट होता है या माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट होता है रिपोर्टिंग का, कि आप रिपोर्टिंग करो, शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग करो अबाउट एवरीथिंग विच हैज हैपन इन द एंटिटी एंड एवरीथिंग दैट कुड हैपन इन द एंटिटी, एंड मोस्टली आप प्रूडेंट रहिए। यू अंडरस्टैंड द प्रूडेंस? ये वर्ड आपको समझता है ना, प्रूडेंस? प्रूडेंस बोलिए, कंजर्वेटिज्म बोलिए, मटेरियलिटी बोलिए, ये सारे वर्ड आपको समझते हैं? प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, इसके ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट? सो प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, अब अभी से उसको रिकॉर्ड कीजिए ना। A7 भी आपको वही सिखाता है ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या सिखाता है, दैट इफ यू आर एस्टिमेटिंग द लॉस इन द कॉन्ट्रैक्ट, आपको अगर लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होने वाला है, अगले साल होगा लेकिन होगा, आप अभी बुक करो। लेकिन अगर आपको लगता है प्रॉफिट होने वाला है, तो पूरा प्रॉफिट नहीं बुक करना है, परसेंटेज कंप्लीशन पे बुक करना है। इस साल जितना आपने खर्चा इनकर किया उसके रेशियो में करना है। या आपको लगता है कि आपके ऊपर केस हुई है, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करता हूं मैं, अगर आपके ऊपर केस हुई है, आप हारने वाले हो, आपको ऐसे लगता है, तो इमीडिएटली उसकी प्रोविजन आप क्रिएट कीजिए। देखिए, आपको लग रहा है आप जीतने वाले हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कंटिंजेंट एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो दिस इज नोन एज प्रूडेंस। मैं प्रूडेंस के ऊपर बहुत बात कर सकता है, लेकिन अपने को करने की जरूरत नहीं है। प्रूडेंस क्या बोलता है कि भैया देखो, अगर आपको शॉकिंग न्यूज देनी है ना, तो अभी दे दो, सरप्राइज अगर होगा ना तो फ्यूचर में दे देना। समरी में प्रूडेंस क्या बोलता है कि अगर आपको शेयर होल्डर को कोई शॉकिंग न्यूज बतानी है, बहुत बड़ा कुछ कांड हो गया आपकी कंपनी में, या आपके डेटर्स के साथ, या रिसीवेबल्स के साथ, बिजनेस मॉडल के साथ, तो आप अभी बता दो उनको। अगर डराना है तो अभी डरा दो, ठीक है ना। जोर का झटका धीरे धीरे से लगाओ, अभी से रिपोर्ट करते करते जाओ, जब एक्चुअल में झटका लगेगा तो उसका जो इंपैक्ट होगा कंपनी के ऊपर वो कम होगा। लेकिन कोई सरप्राइजिंग एविडेंट, कोई सरप्राइजिंग न्यूज है जिससे आपकी कंपनी का कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, तो जब होगा तब बता देना ना, अभी से क्यों बता रहे हो? तो दैट बिहेवियर इज नोन एज प्रूडेंट बिहेवियर। लेकिन क्या मैं इनकम टैक्स में प्रूडेंट रह सकता हूं? आप ही मुझे बताइए, क्या इनकम टैक्स प्रूडेंट है? क्या इनकम टैक्स फ्यूचर में होने वाले लॉस का आज डिडक्शन देगा? क्या इनकम टैक्स प्रूडेंट है? मेनली क्या इनकम टैक्स ये बोलेगा कि हाँ हाँ, इनकम ना, इनकम आप तभी टैक्स करना जब एक्चुअली होगा? उल्टा है ना उसका। वो लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट कैसे सोचता है कि जब इनकम होगा, जब एक्चुअली होगा, या जब बहुत ही ज्यादा सर्टन होगा कि इनकम होने वाला है, तभी मैं इनकम रिकॉर्ड करेगा ना। ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी वो फॉलो करता है। हाँ, अकाउंटेंट कैसे सोचता है वो सोचो ना आप जरा, आपको फर्क समझेगा दोनों में, क्या फर्क है ना। दोनों में फर्क क्या है? अकाउंटेंट क्या सोचता है, अकाउंटेंट बोलता है कि भैया, अकाउंटेंट बोलता है कि इनकम को मैं तब रिकॉर्ड करेगा, मतलब अकाउंटिंग में प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है उसको, तो वो बोलता है कि बाबा मैं बहुत, जितने जल्दी होगा उतने जल्दी, अर्ली रिकॉर्ड करता है वो। और एक्सपेंस को वो ना, नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पे, अकाउंटेंट ने टैक्स बोलना चाहिए था मुझे। अकाउंटेंट क्या बोलता है? अकाउंटेंट बोलता है प्रूडेंस, अकाउंट्स में प्रूडेंस क्या बोलता है कि भैया इनकम सरप्राइजिंग आप डिले करो, आप जल्दी रिकॉर्ड मत करो, जब होगा तब रिकॉर्ड करना। और एक्सपेंस या लॉसेस अगर आपको होने वाले रहेंगे, तो ना उसको अर्ली रिकॉर्ड करना। तो इनकम को पोस्टपोन कीजिए और एक्सपेंस को जल्दी बुक कीजिए, या गेन्स को आप पोस्टपोन कर लेना, गेन जब होगा तब आप रिकॉर्ड करना, और लॉसेस अगर एक्सपेक्टेड भी है तो अभी रिकॉर्ड करो। ये अकाउंटिंग लैंग्वेज ऐसा, अकाउंटेंट ऐसे करता है, क्योंकि अकाउंटेंट प्रूडेंट है। अकाउंटेंट शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है ना। देखिए स्टूडियो, लेकिन टैक्स वाला क्या सोचता है? टैक्स वाला अलग ही सोचता है। टैक्स वाला बोलता है सुनो, इनकम अगर होने वाला रहेगा ना तो अभी बुक कर दो, क्योंकि हमको टैक्स चाहिए। हाँ, इसको अर्ली करो। और सुनो, अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस होने वाले रहेंगे ना, तो जब होंगे इसको डिले करो, जब होंगे तब देखा जाएगा। मेनली दोनों के थॉट प्रोसेस में डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है? ये प्रूडेंट है और ये प्रूडेंट नहीं है, ये मेन डिफरेंस है। ये अगर आपको समझ में आया तो आपको समझेगा कि क्यों हमें, जब ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थी,
तो क्यों हमें आईसीडीएस की जरूरत पड़ी? ये मेन डिफरेंस है, ये समझ में आ रहा है? आप प्रूडेंट हो, हम प्रूडेंट नहीं है। आप मतलब कौन? आप अकाउंटेंट हो, आप प्रूडेंट हो, आप एक्सपेंस को जल्दी बुक करते हो और इनकम को पोस्टपोन करते हो। हम लोग प्रूडेंट नहीं है, हम लोग बोलते हैं इनकम को जल्दी बुक करो, इनकम पोस्टपोन मत करो कोई इधर उधर चुना लगा के, इनकम को जल्दी बुक करो और एक्सपेंस जब होगा या लॉस जब होगा तब देख लेंगे। मेन डिफरेंस समझा कि आपको दोनों में क्या है मेन? बाकी तो स्टैंडर्ड्स हम जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अब हुआ कुछ ऐसे कि जब ये कुछ बात निकली ऐसे जस्ट फॉर अ फनी फैक्ट, ठीक है ना, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है जिसने ये सोचा कि हमारा जो पीजीबीपी का कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट एंड दे फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स and accounting standards are prepared by ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India. ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई है। ये कोई लॉ नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई लॉ है क्या? इज इट अ लॉ और इज इट जस्ट अ गाइडलाइंस प्रोसीजर्स? गाइडेंस नोट है कि लॉ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या लगता है आपको, इज इट अ लॉ और गाइडेंस नोट्स? गाइडेंस नोट्स है, बहुत बढ़िया। ये कोई लॉ नहीं है ना। आप नहीं बोलते कि एएस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट और दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये गाइडेंस है। गाइडेंस बाय होम टू होम? गाइडेंस बाय आईसीएआई टू इट्स मेंबर्स। तो जो देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, टेक्निकली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेयर अकाउंटिंग, फेयर रिप्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस जो है, उन जो बनाने वाले बैलेंस शीट को जो साइन करने वाले, अप्रूव करने वाले, ऑडिट करने वाले, उनको बताया जाता है कि देखो, you all are children of ICAI and you all should follow the standard mechanism of accounting. That's the reason accounting standards were prepared. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई कानून नहीं है। हाँ, उसके बाद हमारे देश में एक अथॉरिटी है, नफरा करके है, ठीक है ना। ये सब आपको कंपनी लॉ वाले वगैरह पढ़ा देंगे। नफरा करके जो अथॉरिटी, वो क्या करती है, आईसीडीएस को लीगलाइज करती है कि कॉर्पोरेट एंटिटीज को तो आईसीडीएस नहीं बता रहा हूँ, एएस, कॉर्पोरेट्स को जो एएस नोटिफाइड बाय नफरा है, ठीक है ना, नॉट प्रिपेयर्ड बाय आईसीआई। आईसीआई ने तो बना दिया गाइडेंस नोट, उसमें से कुछ लैंग्वेज को मॉडिफिकेशन करके जो नफरा है, नफरा ने एक बार नोटिफाई कर दिया कि आप लोगों को इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो देन इट बिकम द लॉ फॉर कंपनीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज। लेकिन फिर भी अभी यार एलएलपी बची है, पार्टनरशिप फर्म्स है देश में, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको तो नफरा एप्लीकेबल ही नहीं है। तो टेक्निकली जब मैं बता रहा हूं कि एएस लॉ है कि नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स अराउंड इट। अगर नोटिफाइड बाय नफरा होगा, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो इट बिकम द लॉ फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, बट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इज स्टिल द गाइडेंस नोट। और कोई एक इनकम टैक्स का ऑफिसर था, उसने बोला कि मान लो ऐसे, मतलब ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन मान लो कि ऐसा हुआ था, थोड़ा अपने मेमोरी के लिए या थोड़ा याद रखने के लिए कि एग्जैक्टली आईसीडीएस का इमरजेंस कैसे हो। किसी ने सोचा कि व्हाई शुड आई फॉलो द एएस इशूड बाय आईसीआई? दे आर नॉट द लॉ, they are not a law making body in the India, they are not the parliament, no, they are not legislature. Why should I follow AS while determining income tax? इनकम टैक्स निकालने के टाइम पे तो मुझे तो पीजीबीपी एंड आईएफओएस का टोटल इनकम चाहिए। वैसे तो मुझे टोटल इनकम चाहिए, लेकिन मुझे पीजीबीपी एंड खाली क्या चाहिए, आईएफओएस चाहिए, जिसके ऊपर मुझे टैक्स लगाना है। और मैं पीजीबीपी और आईएफओएस में इनकम और एक्सपेंस बुक करूंगा नहीं करूंगा, ये मैं एएस के ऊपर फॉलो करूं। और एएस कौन है? मैं तो कानून हूं। इनकम टैक्स तो कानून है, एक्ट है, दिस इज द लॉ। एंड आईसीडीएस और दिस व्हाट यू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट द लॉ, दे आर जस्ट द गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई। व्हाई द हेल शुड आई फॉलो देम? वी नीड टू हैव आवर ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वी नीड टू हैव आवर ओन स्टैंडर्ड्स कि इनकम निकलेगा कैसे, टोटल इनकम की स्टैंडर्ड्स निकलेंगी कैसे। तो ऐसा एक पकड़ लीजिए, कोई एक बड़ी मीटिंग हुई रहेगी सीबीडीटी वगैरह की, उसमें किसी एक ऑफिसर ने रिप्रेजेंट किया होगा कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय आईसीआई एंड आईसीआई इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। पीपल में डेविएट फ्रॉम इट, कुछ लोग फॉलो करेंगे
और कुछ लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि फॉलो करना और नहीं करना कोई मैंडेट नहीं है, कोई लॉ नहीं है। नहीं फॉलो करेंगे तो वी कैन नॉट पेनलाइज देम। क्यों नहीं पेनलाइज करेंगे? क्योंकि यार वो लॉ ही नहीं है, नहीं फॉलो करोगे तो इसका क्या ही रेलेवेंस है? मुझे बताइए, आपने अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो किया तो कोई पनिशमेंट है क्या? आपको क्या लग रहा है देश में जितनी भी बैलेंस शीट बन रही है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बन रही है? क्या लगता है आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? जितनी भी बैलेंस शीट तुमने बनाई है आज तक या अपने ऑफिस में, तुम लोगों ने, मतलब अभी तुम तो प्रैक्टिकली काम करते हो साहब, हाँ, क्या सब लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कोई नहीं करता, आपको भी पता है। हाँ नहीं, देखो कुछ स्कैम्स बाहर आते हैं, नहीं आते, वो अलग बात है, लेकिन मेनली मैं बहुत बड़ी एंटिटीज की बात ही नहीं कर रहा यार, कि वो छोटी छोटी एंटिटीज है कहाँ मुझे बताओ पहले, बीकॉम एमकॉम के जो बच्चे जो अकाउंटिंग करते हैं, आज जो टैली के ऊपर बैठ के काम करते हैं, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज ही नहीं है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि उनके फैकल्टी जो है, जो अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, जूनियर एफवाई जैसे से लेके मास्टर्स तक, मतलब 7 years ऑफ कॉमर्स जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, इवन दे डोंट नो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो 7 साल का अकाउंट्स में जिस कॉमर्स के बच्चों को जहां पे एक्सपर्टीज माना जाता है कि यू आर एक्सपर्ट ऑफ कॉमर्स, यू आर एक्सपर्ट अकाउंट, तुम्हारी जो एक्सपर्टीज है वो अकाउंटिंग में है, उन बच्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते तो मार्केट में लोगों को आएंगे कैसे? और मार्केट में लोगों को आते ही नहीं तो लोग फॉलो नहीं करते, पता ही नहीं है। और व्यापारी तो क्या बोलता है बाद में, व्यापारी के पास एकदम कॉमन एक्सक्यूज है, साहब मुझको अगर अकाउंटिंग आता तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट को क्यों रखता? ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जिनको जो भी करना है। अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कोई अकाउंटेंट कोई पढ़ लिख के बेचारा जाके अगर अपने व्यापारी को बताए भी दे कि सर ये जो है आप देख लीजिए, आपको AS9 फॉलो करना पड़ेगा सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए, इसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि रेवेन्यू आज के आज रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, और आज के आज आपको GST इसके ऊपर भर देनी चाहिए, तो भैया उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाना चालू किया उसने व्यापारी को, आज की तारीख में इंडिया में हालात ऐसे है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करना चाहोगे इन चीजों को तो दे विल बी थ्रोन आउट, बोलेंगे पागल हो गया है क्या? हाँ, तो प्रैक्टिकल लॉ में तो मैंने बता दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी बिग कॉर्पोरेट एंटिटी जहां पे बहुत बड़े बड़े ऑडिटर्स है, जहां पे they don't accept any non-compliance. I'm talking about majority business people in the India. They don't follow the accounting standard because many people don't even know what is compliance with accounting standard. और उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने का कोई डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं है, ठीक है ना? और इसलिए इनकम टैक्स की किसी एक अथॉरिटी को, किसी एक ऑफिसर को लगा कि वी आर नॉट सपोज टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो उसने प्रपोजल दिया कि वी शुड हैव अवर ओन स्टैंडर्ड्स। ओके, उसने प्रपोजल तो दे दिया, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, तो वी विल ब्रिंग इट इनटू द इनकम टैक्स लॉ। अब बताइए कि हम क्या डेवलप करें? तो अभी ये ऑफिसर घर गया होगा और उसने सोचा होगा कि मैं इन स्टैंडर्ड्स का नाम क्या दूं। बहुत सोच के बहुत सोच के बहुत सोच के उसने नाम डिराइव किया और उसका नाम रखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना? बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? इसने बहुत सोचा कि जो स्टैंडर्ड ये लिखने जाने वाला है, पहले तो इसको प्रॉब्लम किसके स्टैंडर्ड्स के साथ था? इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स के साथ प्रॉब्लम था। उसको पता था कि ICAI की स्टैंडर्ड्स मुझको फॉलो नहीं करनी, विच इज नोन एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई डोंट वांट टू फॉलो दैट, वी हैव टू डेवलप आवर ओन स्टैंडर्ड। तो उसने बोला ठीक है, इनकम टैक्स ने मान लो उसको पावर भी दे दिया, आप जाओ और सोच के बताओ कि कैसे हमारी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। तो ये घर गया, इसने सोचा 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 कि हमारी स्टैंडर्ड्स का नाम हम क्या देंगे इनकम टैक्स में। ही ऑल्सो केम अप विद द आइडिया कि इसका नाम भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होगा, ठीक है ना? फिर लोगों ने बोला ठीक है, नाम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख देंगे, एक काम करो चलो स्टैंडर्ड्स लिखना चालू करो, आपको कैसा चाहिए? ये जो PNL बनता है ये कैसा बनना चाहिए, या टोटल इनकम का कंप्यूटेशन होगा जो इन दो हेड में IFOS और PGBP में, ये कैसे होना चाहिए? तो उसके लिए उसने पहले सोचा कि देखो गोइंग कंसर्न फॉलो होना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ गोइंग कंसर्न फॉलो होना चाहिए, वेरी गुड। गोइंग कंसर्न मतलब एंटिटी चलते रहेगी, बंद तो होने वाली है नहीं, ऐसे मानना चाहिए।
फिर उन्होंने बोला कि देखो आप जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह अडॉप्ट करते हो वो कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए। हमने बोला हाँ हाँ जी कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, हर साल हम चेंज नहीं कर सकते, और वैसे भी आपको पता ही है इनकम टैक्स में तो अगर आपने मेथड डब्ल्यूडीवी सिलेक्ट की, 99% लोगों को तो पीजीबीपी में डब्ल्यूडीवी सिलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन आपको पता है पावर जनरेटिंग यूनिट जो होते हैं, सुना है आपने ना, पावर जनरेटिंग यूनिट जो है उनको एसएलएम या डब्ल्यूडीवी ये चूज करने का पावर इनकम टैक्स में भी है। हाँ, तो उसमें अगर आपने अगर सिलेक्ट किया, इफ यू सिलेक्टेड एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, पावर जनरेटिंग यूनिट की खाली बात कर रहा हूं, तो आप हर साल डांस नहीं कर सकते दिस मेथड टू दैट मेथड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ इट। हमने बोला हाँ ठीक है कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे। फिर किसी ने बोला कि देखिए आपको अक्रूवल फॉलो करना पड़ेगा अगर आपने स्टैंडर्ड्स के थ्रू अगर बना रहे हो तो। हमने बोला ठीक है अक्रूवल फॉलो करेंगे। आपको नहीं लग रहा ये सब कुछ AS1 का ही कंटेंट है? अगर आपने AS1 बचपन में पढ़ा होगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। हाँ, और कभी अगर आपको कभी कभी अगर आपको मेथड चेंज करनी पड़ती है तो यू आर सपोज टू डिस्क्लोज ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको, लॉजिक बताना पड़ेगा कि आपने क्यों चेंज की मेथड। ये सब कुछ उसने भी लिखा। उसने मतलब किसने, मैं बता रहा हूं, जो बंदा इनकम टैक्स की स्टैंडर्ड्स लिख रहा था ना, उसने वो सब कुछ लिखा जो हमारी AS1 में पहले से था, एंड देन ही कॉल्ड इट एज इनोवेटिव स्टैंडर्ड कि ये मैंने कुछ नया लिखा। प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या हो रहा है? ही वॉन्टेड टू ब्रिंग समथिंग न्यू बट ही ब्रॉट समथिंग विच वॉज ऑलरेडी देयर। जरूरत नहीं थी नए स्टैंडर्ड्स बनाने की, लेकिन स्टिल ही पता नहीं अभी क्या था, तो उसने AS1 बनाया। अभी AS1 का नाम भी तो देना पड़ेगा ना, उसने स्टैंडर्ड तो लिखी। अब बहुत सोचा AS1 का नाम क्या दूं, तो उसका नाम भी उसने दे दिया। AS1 था पहले, मैं बता रहा हूं, अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। टैक्स में सेक्शन 145 में AS1 था, AS1, जिसका नाम था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS1 of income tax was also known as disclosure of accounting policies, which was almost similar to the AS1 issued by ICAI. तो एक एस तो लिखकर हो गया। अब इसने सोचा कि और एक एस लिखता हूं, अभी बहुत सारे एस लिखने हैं मुझे, तो उन्होंने AS2 लिखा। AS2 ड्राफ्ट करना चालू किया। सोचा पहले कि किसके ऊपर बनाओ, तो आपको तो पता है इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जिसके साथ अगर आप प्ले करोगे तो प्रॉफिट रेगुलेट होता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ाना है। हाँ, नहीं वे वही तो है अवधूत, अभी अपने को वही ढूंढना है कि नया क्या किया। हाँ, इन्वेंट्री के साथ अगर आप प्ले करोगे, अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओपनिंग के साथ आप प्ले नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्ले कर सकते? क्योंकि ओपनिंग लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो चुका है, तो ओपनिंग फ्रीज हो जाता है, लेकिन क्लोजिंग तो आपके हाथ में होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके हाथ में होता है, इसलिए इफ यू प्ले विद द नंबर्स ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री तो यस डेफिनेटली उसके वैल्यूएशन के साथ अगर आप खेलोगे तो प्रॉफिट के साथ खेला जा सकता है। एंड विच इज वन ऑफ द कॉमन मैकेनिज्म अगेन इन द मार्केट टू मैनिपुलेट इन इनकम टैक्स। आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री गिरा देते हो तो भैया ऐसा होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ तो लिखना था, तो उसने AS2 लिखा। AS2 में उसने बोला कि हम एक यहाँ पे क्या काम करेंगे ना, हम इन्वेंट्री को ना कॉस्ट बेसिस पे नहीं वैल्यू करेंगे। वी विल नॉट रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट कॉस्ट बेसिस, नहीं करेंगे। हम NRV पे भी नहीं करेंगे। NRV पे करना भी गलत हो जाता है। कॉस्ट NRV आइडली कॉस्ट से ज्यादा होती है कि कम होती है? NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू सेलिंग प्राइस। इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस कॉस्ट से आइडली मैं पूछ रहा हूं, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज मोर। तो अगर सेलिंग प्राइस पे अगर इन्वेंट्री वैल्यू होना चालू हो गया तो आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डिजास्टरस इनकम निकलेगा? किसी के पास 10 करोड़ की इन्वेंट्री है विच कुड बी सोल्ड एट 25 करोड़, तो NRV पे अगर वैल्यू करो बोल देते तो यार 25 मतलब 15 करोड़ का नोशनल प्रॉफिट बुक हो जाता आपके बुक्स में। तो इन्हें बोला नहीं नहीं NRV पे नहीं करेंगे, कॉस्ट पे भी नहीं करेंगे। कॉस्ट पे करना भी सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक्चुअली NRV मार्केट वैल्यू से कम हो जाती है, मार्केट में मेरी स्टॉक की वैल्यू गिर जाती है, और प्राइस सेंसिटिव स्टॉक होगा जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, शुगर है, जहां पे प्राइस रेगुलेटेड बाय कुछ अथॉरिटीज है इंडिया में, उनकी वजह से वैसे होता है।
गोल्ड भी आपको पता है, गोल्ड का भी प्राइस फिक्स नहीं है, ऑयल का प्राइस फिक्स नहीं है, पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस फिक्स नहीं है, यहाँ पे प्राइस रेगुलेटेड है। तो ऐसी जगह पे अगर प्राइस नीचे गिर गया तो यार कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करना भी गलत है। तो इन्होंने इन्वेंट किया एक मेथड, इन्होंने इनकम टैक्स वालों ने, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर करेंगे तो प्रॉपर रिपोर्टिंग होगा। कॉस्ट मैं कौन सी बता रहा हूं, मैं अकाउंट्स की बात कर ही नहीं रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, टैक्स का AS2 पढ़ा रहा हूं। टैक्स का AS2 बोलता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हम करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर से आपको फीलिंग आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी तो यही लिखा है। आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि अरे यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ही बोलता है। तो दो स्टैंडर्ड लिख के ये भाई साहब थक गए। जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे थे ना, बहुत पहले हुआ था ये चीज, ठीक है ना। आई वॉज नॉट इवन अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट जब ये हुआ था, बहुत पहले, मतलब शायद 15 साल 20 साल पहले ये हुआ होगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट द हिस्ट्री इन विच ईयर इट हैज हैपेंड। लेकिन पहले इनकम टैक्स में खाली दो ही स्टैंडर्ड हुआ करती थी, AS1 एंड AS2। AS1 एंड AS2 हुआ करता था, ठीक है। दो ही स्टैंडर्ड्स हुआ करती थी। इकडून घ्या पहिलं, मग इथून घ्या। फिर अरुण जेटली सर आए, यू नो हाउ हाउ रिस्पेक्टफुल ही वॉज, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और जब अरुण जेटली सर फिनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने ये जो इनअप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग था उसको ठीक करना चाहा कि पहले तो इसका नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पज अकाउंटिंग करना है ही नहीं। तो सबसे पहला काम जो अरुण जेटली सर ने किया वो ये किया, या उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो हुआ वो ये हुआ कि ये जो इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड से उसका नाम चेंज हो गया, ICDS हो गया। तो पहले तो आप नाम समझिए इसका, उसके अंदर का कंटेंट तो बाद में देख लेना। आई होप आपको नाम समझ में आ जाएगा। अभी हम इनकम टैक्स में क्या कंप्यूट करते हैं, हम इनकम कंप्यूट करते हैं, ठीक है ना। और हमने इनकम कंप्यूट करने के टाइम पे अगर कोई अगर मेथड्स वगैरह लगाए होंगे, कुछ अगर नया इनोवेटिव सिस्टम लगाया होगा, ठीक है ना, कुछ कुछ अगर हमने नया कुछ करने का ट्राई किया होगा तो हम बोलते हैं कि यार आप रिपोर्ट कीजिए। तो हमें दो ही चीजें करनी है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में वी आर सब मेनली तो हमें इनकम कंप्यूट करना है, हमें तो डिस्क्लोजर के ऊपर भी ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। वी आर सपोज टू कंप्यूट द इनकम। ये समझ में आ रहा है? देखो आप फाइनल में आने के बाद ये वर्ड आपको तो समझ में आनी चाहिए यार, ठीक है ना। इन इनकम टैक्स वी आर सपोज टू कंप्यूट द इनकम। हमने हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ PGBP, कंप्यूटेशन ऑफ, तो हमारा मेन काम है इनकम को कंप्यूट करना। इनकम मतलब मैं नेट की बात कर रहा हूं कि मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूं, एम आई टॉकिंग अबाउट सेल्स और एम आई टॉकिंग अबाउट नेट PGBP जो नीचे रहता है उसकी बात कर रहा हूं। इनकम का मतलब क्या होता है, नेट होता है कि ग्रॉस होता है। जब मैं इनकम बोलता हूं इनकम टैक्स में, जब हम टोटल इनकम बोलते हैं, इज इट अ नेट इनकम और ग्रॉस इनकम? मैं ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा। इनकम मतलब कुछ लोगों को लगता है सेल्स, खाली सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं राजा, बॉटम लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंस जो नीचे आता है उसको PGBP बोलते हैं। वो जो PGBP है, तो पहले तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया। बोलो पहला अच्छा काम किया कि नहीं इन्होंने? इन्होंने इसका नाम प्रॉपर रख दिया इनकम। इसका नाम इतना ही होता तभी भी चल जाता, इनकम कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड। इतना नाम भी इसका भारी हो जाता, इनकम कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे खाली इसका पर्पज कंप्यूट करना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ। अभी अभी आप लोगों का रोल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल यहाँ पे क्या है, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके साथ मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों का क्या रोल है इसके अंदर? तो इन्होंने बोला कि देखो जो क्लाइंट है, जो असेसी है, वो तो हमेशा रेजिस्ट ही करेगा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स असेसी के फेवर के लिए नहीं बनाई गई है, असेसी के अगेंस्ट बनाई गई है। ये जो इनकम कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड है वो इनकम टैक्स ने बनाई। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फेवर करता है, टैक्सेशन को फेवर करता है। और टैक्सेशन को फेवर करना मतलब असेसी के अगेंस्ट करना। और कोई चीज अगर असेसी के अगेंस्ट है तो असेसी उसको वॉलेंटरीली फॉलो करेगा क्या? वो तो हमेशा रेजिस्ट करेगा।
एसएससी बोलेगा यार स्टैंडर्ड्स फॉलो करके मेरा इनकम ज्यादा आ रहा है, मुझको टैक्स ज्यादा लग रहा है, जबकि स्टैंडर्ड्स बनाने का पर्पज ही होता कि टैक्स ज्यादा आए या रिजनेबल आए, कम ना आए एटलीस्ट। तो फिर इस इंडस्ट्री में, पूरे मार्केट में ऐसे कौन लोग हैं जो ये अश्योर्ड करेंगे गवर्नमेंट को कि स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने बनाई है, इनकम कंप्यूटेशनल स्टैंडर्ड जो है, दैट हैज बीन फॉलोड अप्रोप्रिएटली, और वेदर इट वाज नॉट फॉलोड, ये फॉलोड किया गया है कि नहीं किया गया है, इसको अश्योर्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? वो सीए लोगों के ऊपर है। सीए मतलब कौन सा सीए? भैया आपका अगर टैक्स ऑडिट चालू है तो आपका ऑडिटर ना। तो बहुत सारे बच्चे ये चीज पूछते हैं कि आईटीआर में, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में आईसीडीएस का डिस्क्लोजर लिखने का किधर? मैं कहा जाके डिस्क्लोजर मतलब लिखना ना, वर्डिंग्स लिखना। द असेसी हैज फॉलोड द AS1, द असेसी हैज नॉट फॉलोड AS2, असेसी स्टिल वैल्यूइंग द इन्वेंटरी एज ऑन कॉस्ट बेसिस, द एनआरवीज वाज नॉट फर्निश्ड टू अस, काइंड ऑफ कुछ तो लिखना, आपको वर्डिंग्स लिखना है। और ये वर्डिंग्स लिखने की जगह आईटीआर में किधर भी नहीं है, क्योंकि आईटीआर में उसके ऊपर कमेंट्री जा ही नहीं सकती। आईटीआर भरना तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द असेसी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो टार भरे, TAR टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करे, तो उसमें 3CD में क्लॉजेस में उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। आई होप इतना क्लियर है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया इनकम कंप्यूटेशनल एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इसका नाम रखा गया इनकम कंप्यूटेशनल एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये देखिए, ये 2016 में नोटिफाइड हुई है, जो असेसमेंट ईयर 17-18 से अप्लाई होती है। दिस वाज द थर्ड बजट ऑफ अरुण जेटली सर। अरुण जेटली सर का फर्स्ट बजट फाइनेंशियल ईयर 14 में था, बजट 14 था उनका, फिर बजट 15, और ये बजट 16 में, या मतलब 2016-17 प्रीवियस ईयर में ये एप्लीकेबल किया गया, जो AY 17-18 से अप्लाई हुआ। तो आप AY अगर याद रखना चाहते हो तो AY याद रखिए, वैसे तो कुछ काम का है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सर आईसीडीएस का लीगल प्रोविजन क्या है? कौन से सेक्शन के थ्रू आईसीडीएस इमर्ज होती है? गवर्नमेंट को कहां से पावर मिली स्टैंडर्ड बनाने की? तो सेक्शन 145 सबसेक्शन 2, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग का सबसेक्शन 2 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड करता है टू नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम आईसीडीएस टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास ऑफ असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ इनकम। तो कौन सी इनकम को लगेगा और कौन से असेसिस को ये लगेगा, ये वो लोग टाइम टू टाइम बताते जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हमें आईसीडीएस का नाम समझना था। आई होप आई हैव डन द जस्टिस टू द नेम ऑफ द आईसीडीएस, कि भैया आईसीडीएस आए कहां से। तो अभी और इसका पर्पज क्या है? तो इनकम या तो कंप्यूट करना है, और कंप्यूट करने के टाइम पे अगर कुछ डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे, वेदर फॉलोड और नॉट फॉलोड, वो डिस्क्लोजर्स आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देने होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए की है जो आपका टैक्स ऑडिट कर रहा है, इसलिए इसका नाम आईसीडीएस लिखा गया है। अब कितने आईसीडीएस है? तो अभी 10 आईसीडीएस है हमारे पास। नाउ वी हैव 10 आईसीडीएस। ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज, ICDS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ICDS 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्टिव एएस में बाजू में लिख रहा हूं, AS1, AS2, ICDS कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS3, ICDS 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9, ICDS 5 टेंजिबल फिक्स एसेट AS10। AS10 का नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो यहाँ पे उन्होंने उसको टेंजिबल फिक्स एसेट बोल दिया। ICDS 6 जो है वो AS11 है हमारी, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ICDS 7 जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स है, मतलब AS12। ICDS 8 सिक्योरिटीज की बात करता है, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ICDS 9 बोरोइंग कॉस्ट जो AS16 है। फिर इसके बीच में के सारे आईसीडीएस हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो डायरेक्टली उन्होंने आईसीडीएस 10 लग दिया जो AS29 की बात करता है। तो रिस्पेक्टिव AS तो मैंने लिख दिए। हाँ, इसका 7, गलती से मैंने वहां पे 3 लिख दिया, आई एम सो सॉरी। कंस्ट्रक्शन का AS7,
3 तो कैश फ्लो का है, ये गलती से लिख दिया मैंने, बोलते बोलते वो 3 का यहाँ पे भी 3 कर दिया। ठीक है, तो दीज आर दी रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अगर आपको आईसीडीएस समझना है, प्रॉपरली आईसीडीएस समझना है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने अगर ये एएस समझे नहीं होंगे तो प्लीज आप पहले इन एएस को समझिए अच्छे से। वंस यू आर डन विद दिस एएस, देन ओनली यू रीड दी आईसीडीएस। क्योंकि जो सीएमए का बुक है उसमें उन्होंने डिस्टिंग्विश क्रिएट किया है। डिस्टिंग्विश मतलब अकाउंट्स क्या बोलता है और आईसीडीएस क्या बोलता है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच व्हाट इज देयर इन आईसीडीएस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑलरेडी नो व्हाट इज देयर इन एएस। तो अगर आपको एएस पता नहीं होगा तो आपको आईसीडीएस समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप ये आज के तारीख में आईसीडीएस नहीं भी पढ़ते हो, इवन इफ यू डू नॉट स्टडी ऑल दिस आईसीडीएस, स्टिल आई एम ओके। क्यों? क्योंकि इसका जो नेट इफेक्ट पीजीबीपी में जाने वाला था उसके सेक्शंस ही गवर्नमेंट ने बना दिए, और सेक्शंस क्यों बनाए उसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं। कुछ जजमेंट्स थे कोर्ट के, एस्टैब्लिश्ड लॉ था, जो आईसीडीएस ने ओवरराइड कर दिया। एस्टैब्लिश्ड लॉ था और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। ठीक है ना, मतलब वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार गया था। ऐसे कुछ जजमेंट्स को आईसीडीएस ने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, और मुझे बताइए एक बात और मैं आपको अलग तरीके से पूछने का ट्राई करता हूं। एक होता है मार्क टू मार्केट लॉस। मार्क टू मार्केट लॉस ये सुना है आप लोगों ने? ये टर्म आपने सुना है एटलीस्ट, मार्क टू मार्केट लॉस? हाँ, कहीं तो सुना है। अवधूत बोलता है नहीं सुना है। ठीक है, आपको उस आपके लिए इसके लिए डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हेजिंग क्या होती है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस थिंग्स। वो आपको, मैंने क्या बोला, आपको अकाउंट्स पता होगा तो ये सब समझेगा, अकाउंट्स ही नहीं पता होगा तो ये सब नहीं समझेगा। टाइम के साथ आपको अकाउंट्स आना चाहिए। लेकिन मार्क टू मार्केट लॉस ऐसा होता है कि मैंने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है, मेरा किसी एक पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, मैंने लिया था उसको 100 रुपीज में, लेकिन आज वो मार्केट में 80 रुपीज का है। 31 मार्च है आज, और आज मार्केट का वो 80 रुपीज है। मुझे 20 रुपए का लॉस हो गया ना। मैंने सेल नहीं किया है, मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है, एक सिक्योरिटी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मैंने जब इन्वेस्ट किया था तो 100 रुपीज वैल्यू था। आज अगर बेचता तो 80 रुपीज ही मिलता, तो मुझे 20 रुपीज का तो टेक्निकली लॉस हुआ है ना, नोशनली है लेकिन हुआ तो है। ये लॉस का डिडक्शन मिलेगा क्या, मेरा आप लोगों को सवाल है। मेरा सवाल समझा आप लोगों को? मैंने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, पीजीबीपी की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा हूं, या मेरा ट्रेडिंग ही मेन बिजनेस है। 100 रुपीज में मैंने लिया था, उसकी वैल्यू 80 रुपीज हो चुकी है मार्केट में, 31 मार्च में वही वैल्यू थी उसकी, तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो AS2 है, अभी अभी मैंने आपको बताया, AS2 या ICDS 8, इन दोनों में भी क्या लैंग्वेज लिखा गया है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ना। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर मतलब अगर आपकी कॉस्ट उतर उतर गई है मार्केट में, एनआरवी जो है वो कॉस्ट के नीचे आ गई है, मतलब आपको नोशनल लॉस, अभी तक आपने बेचा ही नहीं है स्टॉक, अब बेचोगे तब देखा जाएगा, फिर भी मिलेगा। 100 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 80 रुपीज हुआ है, तो ये लोग वही बोल रहे हैं ना कि 80 रुपीज पे रिकॉर्ड करो, मतलब टेक्निकली 20 रुपीज का लॉस बुक करो। कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर का मतलब ही तो होता है। यहां तक समझ में आया? तो ये तो मार्क टू मार्केट हो गया ना, ये तो लॉस तो मार्क टू मार्केट हो गया कि मार्केट प्राइस अगर गिरेगी स्टॉक कॉस्ट से, तो आप मुझे बता रहे हो कि अच्छा रिकॉर्ड कर दो। आपको क्या लग रहा है इनकम टैक्स इतना आसानी से डिडक्शन देता है क्या? ऐसा होगा तो मैंने तो आपको हिंट ही दे दी कि कल अगर आपको अगर प्रॉफिट कम करना है, कल को अगर आपको
अपनी बिजनेस का प्रॉफिट कम करना है, आप बोल दीजिए मेरे स्टॉक का वैल्यू गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपका सीए आपको पूछेगा कि बताइए भाई इसका कोई बेसिस है क्या, आप ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हो। लेकिन छोड़ो ना, मान लो कि यार नोशनल बेसिस पे यार आपको लॉस बुक करने मिल रहा है, तो सब तो मजे ही करेंगे ना। तो कभी कभी क्या हो रहा था, आईसीडीएस वर बिकमिंग मोर पावरफुल, आईसीडीएस वॉज बिकमिंग मोर पावरफुल देन द लॉ इटसेल्फ। टैक्सेशन में भी वैसे हो रहा था। टैक्सेशन में भी क्या हो रहा था कि भैया जो इनकम जो इनकम आप समझिए, जो इनकम अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया है, जिस चीज का बिलिंग नहीं हुआ है, लेकिन आपने सर्विस दे दिया है, आपने सर्विस दे दिया, आप समझ रहे हो, एज अ सीए में आप समझने का ट्राई कीजिए। आपने सर्विस दे दिया है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, तो आपका राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। AS9 की बात कर रहा हूं मैं। आपने किसी क्लाइंट का ऑडिट कर लिया है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट में आपने नीचे डेट लिखा है कि इस डेट पे रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, तो राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो गया है। क्या मैं बोल सकता हूं इन ऑल द कॉन्शियस अकाउंटिंग नॉलेज कि आपका इनकम अक्रू हो चुका है? द डे व्हेन यू सबमिटेड द ऑडिट रिपोर्ट आपका इनकम अक्रू हो चुका है, कैन वी से दैट? सोचो ना, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो चुका है यार, क्या इनकम अक्रू हो चुका है, लेकिन क्या सच में टैली में बैठ के सारे लोगों ने, सारे सीए लोगों ने इनकम बुक कर दिया? उनको पता है कौन सा क्लाइंट पे करता है, कौन सा क्लाइंट टाइम पे नहीं करता। जो क्लाइंट पे करता है उसका तो मारा भी होगा एक बार एंट्री। जो क्लाइंट का उनको डाउट है कि ये देगा भी नहीं देगा, इतना देगा कि नहीं देगा, उसको कौन बिलिंग करता है? तो अकाउंटेंट ने बिलिंग किया ही नहीं है अभी। अब जरा समझने का ट्राई कीजिए, अकाउंटेंट ने बिलिंग नहीं किया है, लेकिन आईसीडीएस 4 क्या बोलता है? इफ यू आर रीजनेबली सर्टन, नॉट एब्सोल्युटली सर्टन, if you are reasonably certain that your income has been accrued, it has to be considered as income of this particular previous year, not the next year. जबकि आपको पता है कि एक आपका क्लाइंट है, वो इस साल ऑडिट करा लेगा और ये पूरा साल वो पैसा नहीं देगा, जब ये अगले साल अभी ऑडिट करने आएगा तो अगले साल पैसे देगा पिछले साल का। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने किसी का आईटीआर भरा, आपको पता है कि अभी वो पैसे नहीं देगा, वो बोलेगा रिफंड आएगा तो मैं पैसे दे दूंगा, अब उसका रिफंड आ भी चुका है, आपको पैसे, आपको भी याद नहीं कि उससे पैसे लेने हैं। अगले साल जब साहब रिटर्न भरने आएंगे तो आप बोलोगे अरे सर लास्ट ईयर का पैसा तो बाकी है अभी, तो वो लास्ट ईयर का पहले देगा आपको और उसके बाद बोलेगा हाँ सर इस साल का कर लेना। ऐसे कुछ हरामखोर क्लाइंट होते हैं मार्केट में, आपको पता ही है। 2-2 3-3 साल का पैसा नहीं दिया हुआ है, तो इनकम टैक्स भर दिया क्या? यश, मुझे भी वही पूछना है आपको। क्या जो फर्म है, नहीं नहीं, जो फर्म है, फर्म जो सीए फर्म है, क्या उसने ये इनकम रिकॉर्ड कर दिया अपने बुक में? आपको पता है कि क्लाइंट पैसे नहीं देने वाला, तो क्या आप उसकी, हाँ तो नहीं किया ना, मेरा भी वही। लेकिन आईसीडीएस आईसीडीएस क्या बोलेगा? आईसीडीएस 4 क्या बोलेगा? आपने काम कर दिया तो इनकम तो अप्रूव हो गया ना आपका, और राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया, आपको आपको तो मिलना चाहिए पैसे। आप पैसे नहीं ले रहे हो तो आप गधे हो। हमारा इनकम टैक्स का क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो अकाउंटिंग जो इनकम बुक नहीं कर रहा है उसको भी ये लोग इनकम बनाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? आपको नहीं लग रहा है आईसीडीएस इज ट्रैवलिंग बियॉन्ड द लॉ? अगर किसी सीए ने आईसीडीएस बहुत सीरियसली फॉलो किया, तो जितने भी उसने ऑडिट साइन किए, जितने भी उसने यूडिन बनाए, सबका इनकम मार देना चाहिए उसको। जिस महीने में उसने यूडिन बनाया उसी महीने में उसको मार देना चाहिए इनकम। नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन आईसीडीएस फॉलो करोगे तो ऐसा होना चाहिए ना। मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप आईसीडीएस सीरियसली फॉलो करोगे तो ऐसा ही होना चाहिए, इनकम रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। भले आपने नहीं किया तो क्या हुआ, हम करेंगे। फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट जैसे आप करते हो वैसे आप अपना इनकम इंक्रीज करोगे। तो हो क्या रहा था, आईसीडीएस वर ट्रैवलिंग बियॉन्ड द लॉ।
जो इनकम एक्ट ने बोला भी नहीं है कि इसको इनकम करके बुक करो, वो आईसीडीएस आके बोल रहा था इसको इनकम करके बुक करो। जो एक्सपेंस पीजीबीपी का कोई सेक्शन अलाउड नहीं करता, जो लॉस पीजीबीपी का कोई सेक्शन अलाउड नहीं करता, वो लॉस आईसीडीएस बोलता है बुक करो। फॉरेन एक्सचेंज लॉस जैसे हो गया, फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी क्या है, नोशनल लॉस ही है ना रे। आपने सेल किया $10,000 का, तब डॉलर का रेट 80 रुपीज था, ठीक है ना। 31 मार्च आ गया, अब डॉलर का रेट 78 रुपीज हो गया, मतलब पर डॉलर के पीछे आपको नोशनल बेसिस पे 2 रुपए का लॉस दिख रहा है। अब एक्चुअली डॉलर रियलाइज हुए नहीं है, वो अप्रैल मई जून जुलाई कभी तो आगे होने वाले हैं, तब शायद आपको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप समझ रहे हो। इनकम टैक्स ने क्या पहले बोला था, अब तक इनकम टैक्स क्या बोलता था कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस साहब तभी बुक करना जब एक्चुअली होगा। एक्चुअली कब होगा, जब एक्चुअली फॉरेन से डॉलर आएंगे, आप बैंक में जाओगे, उसको रुपये में कन्वर्ट करोगे, तो जब लॉस होगा तब बुक कर लेना। लेकिन जब ये एस आ गया, जब ये आ गया ना, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, आईसीडीएस 6 आ गया, ये क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। डेटर एक मॉनेटरी आइटम है, और मॉनेटरी आइटम को आपको वो मार्क टू मार्केट करना पड़ेगा। मार्केट में अगर डॉलर का रेट गिर गया तो आपके डेटर में आपको लॉस हो गया, आप लॉस बुक करो। आपको समझना है मैं क्या बता रहा हूं। नोशनल लॉस को बुक करो, ऐसा आईसीडीएस बोलता है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस इज ऑल्सो नोशनल लॉस एज ऑन 31 मार्च। मेरा अगर डेटर का वैल्यू कम हो गया, फॉरेन डेटर्स का वैल्यू कम हो गया, तो मेरे लिए लॉस ही है ना वो। लेकिन रियलाइज हुआ है क्या वो लॉस, एक्चुअलाइज हुआ है क्या, अभी हुआ ही ना। लेकिन आईसीडीएस बोलता है बुक करो। तो आपको नहीं लग रहा आईसीडीएस इज गिविंग मोर बेनिफिट देन ओरिजिनल लॉ इटसेल्फ। ओरिजिनल लॉ ऐसे नहीं करता था, इनकम टैक्स का लॉ ऐसा नहीं करता था। वो इनकम टैक्स का लॉ बोलता था जब होगा तब देख लेंगे ना भैया, अभी से काहे टेंशन ले रहे हो। तो क्या हुआ रहेगा मुझे बताइए ना। जब आईसीडीएस आया होगा तो लोगों ने आईसीडीएस को हंसते हंसते अपनाया होगा कि चैलेंज किया होगा। कभी गवर्नमेंट ने चैलेंज किया होगा, नहीं नहीं अपनाया नहीं, नहीं अपनाया देखो असेसी क्या होता है, असेसी अपने फायदे की चीज ले लेता है, फिर डिपार्टमेंट चैलेंज करता है। हाँ, एक साइड अपना एक साइड चैलेंज किया, बरोबर, तो ऐसा हुआ। कभी गवर्नमेंट ने कभी इनकम टैक्स ने चैलेंज किया, कभी असेसी ने चैलेंज किया। तो बहुत बार चैलेंज हुआ आईसीडीएस आने के बाद कोर्ट्स में, तो गवर्नमेंट को पता चल गया। इनको पता चल गया कि ये बार बार ये चैलेंज होते रहेगा कि आईसीडीएस की क्या पावर है, आईसीडीएस की क्या पावर। क्योंकि आईसीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया ना, आईसीडीएस पार्लियामेंट ने नहीं लाया। आप समझ रहे हो ना, पार्लियामेंट बड़ी की सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा, वो तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। आईसीडीएस एक नोटिफिकेशन में आया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई हुई चीज है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट लॉ लाता है, और ये लॉ नहीं है, ये आईसीडीएस है। तो ये बहुत बार चैलेंज हुआ, और फिर वो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया, एक लॉ स्टैब्लिश कर दिया देश में उन्होंने, ठीक है ना। आईसीडीएस के चार्जेबिलिटी में एक लॉ डाल दिया कि जब जब एक्ट और आईसीडीएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब जब एक्ट और आईसीडीएस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, द एक्ट विल प्रीवेल ओवर द आईसीडीएस। पहले तो मुझको आपको यह बताना पड़ा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ही क्यों। मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रेवेन्यू साइड पे भी हो सकता है और एक्सपेंस साइड पे भी हो सकता है। तो जब जब एक्ट का और आईसीडीएस का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया, आईसीडीएस में बोल दिया, द एक्ट विल प्रीवेल, द रूल्स विल प्रीवेल, नॉट द आईसीडीएस। यहां तक क्लियर है। क्योंकि एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, आईसीडीएस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो एक्ट प्रीवेल ओवर, एक्ट एंड रूल प्रीवेल ओवर आईसीडीएस। प्लीज आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये समझा कि नहीं। ये सेंटेंस जो मैंने लास्ट में बोला, एक्ट शुड प्रीवेल ओवर आईसीडीएस, प्लीज एक्नॉलेज करो कि आपको ये समझ रहा है कि जब भी झगड़ा होगा एक्ट के प्रोविजन का और आईसीडीएस का, जब भी इन दोनों में झगड़ा होगा, तो एक्ट विल प्रीवेल एंड नॉट द आईसीडीएस। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ने क्या किया अगले फेज में। अरे क्या कंफ्यूजन हो गया राजा, देखना,
मैं क्या बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईसीडीएस बनाया, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या जितना चाहिए? कोई भी प्रोविजन को लेके, इनकम रिकॉर्ड करने की प्रोविजन होने दो, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की प्रोविजन होने दो, नोशनल लॉस को बुक करने की प्रोविजन हो, जब जब एक्ट और आईसीडीएस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो लोगों ने प्रूव किया, कोर्ट से बुलवाया, ठीक है ना, कि एक्ट शुड प्रिवेल ओवर आईसीडीएस, क्योंकि एक्ट को ज्यादा पावर है। आईसीडीएस कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट, एक्ट शुड ओवरराइड द आईसीडीएस। तो मुझे बताइए, फिर आईसीडीएस को लाने का पूरा पर्पज ही तो डिफीट हो गया। गवर्नमेंट ने आईसीडीएस लाया ही क्यों था? क्योंकि आईसीडीएस कुछ ऐसी चीजें कवर कर रहा था जो एक्ट कवर नहीं कर रहा था। हाँ, फालतू में लाया, ऐसा हो गया, वही तो मैं भी आपको समझा रहा हूं। नहीं, लाया बहुत अच्छी इंटेंशन से, लेकिन लोगों ने चैलेंज किया, और लोगों ने जब चैलेंज किया तो आईसीडीएस हार गया। और आईसीडीएस जब हार गया तो आईसीडीएस लाने का पर्पज ही क्या है? मतलब आईसीडीएस को पावर ही नहीं है एक्ट के ऊपर जाने की, तो भैया फिर वो जो इंटेंट था कि जो चीजें लॉ कवर नहीं कर पा रहा है वो आईसीडीएस कवर कर पा रहा है, जो रेवेन्यू मेरा लॉ नहीं बुक करता था वो आईसीडीएस आके मेरा इनकम बुक कर रहा है, तो फिर लोगों ने तो चैलेंज करना चालू किया। तो गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो गई, और गवर्नमेंट ने क्या किया फिर, आईसीडीएस में ऐसे जो जो प्रोविजन थे which would have created any conflict between ICDS and the law, उन्होंने वो सारे सेक्शंस ही इंसर्ट कर दिए। ये मुझे खाली बोलना था, जो आईसीडीएस में लिखा था विच वॉज मोर पावरफुल देन द लॉ, ठीक है ना, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था आगे जाके, उन्होंने क्या किया, वो सारा जो आईसीडीएस में लिखा है पावरफुल कंटेंट जो था उसके सेक्शन ही पीजीबीपी में इंसर्ट कर दिए। यू गेटिंग दिस? तो इसलिए अभी होता क्या है कि अगर आप आईसीडीएस नहीं भी पढ़ोगे तभी भी चलता है, मैं वही आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं। इवन दो इफ यू डू नॉट स्टडी दिस आईसीडीएस चल जाता है, क्योंकि आईसीडीएस में जो पावरफुल लॉ था वो हमारे एक्ट का ही अभी पार्ट बन चुका है। इज इट क्लियर? एक्ट का ही पार्ट बन चुका है। तो सेक्शंस तो पढ़नी ही है ना, आपको आईसीडीएस नहीं भी पढ़ना है चलेगा, सेक्शंस तो पढ़ोगे ना पीजीबीपी के। सेक्शंस तो पढ़ने ही पड़ेंगे, सेक्शंस तो नहीं पढ़ने का चॉइस ही नहीं है। तो इसलिए आईसीडीएस नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। तो पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ फिर आईसीडीएस? आईसीडीएस मैंने इतना सब बोल दिया कि आईसीडीएस में जो पावरफुल लॉ था अभी वो एक्ट में ही आ चुका है, क्योंकि चैलेंज हुआ था। चाबी नहीं आया अभी तक, लास्ट नीचे का, फोन करो फोन करो। है? तो बता देता हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैंने बताने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा सीरियसली, हाँ, तो हम लोग बात करते हैं आईसीडीएस के ऊपर, लेकिन व्हाट आई डोंट वांट कि हाँ, जानवी बोल रही है सर पीजीबीपी पढ़ा दो तो आईसीडीएस ऑटोमेटिकली कवर होगा, तो उल्टा भी कर सकते हैं ना, आईसीडीएस पढ़ते तो पीजीबीपी कवर हो जाएगा बेटा। कुछ लोग बोल रहे आईसीडीएस पढ़ा दो, कुछ लोग बोल रहे नहीं पीजीबीपी पढ़ा दो। मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों अलग चीजें है ही नहीं अभी। एक जमाने में थी, जब आई थी ओरिजिनली तब था, देयर वाज मिसमैच, एक्ट कुछ और बोलता था, आईसीडीएस थोड़ा ज्यादा बोलता था। अभी मिसमैच है ही नहीं, क्योंकि आईसीडीएस में जो भी था और जो एक्ट में नहीं था अभी एक्ट में भी डाल दिया। अब दोनों पैरिटी पे आ चुके हैं, दोनों पैरिटी पे आ चुके हैं। तेरे को तो यश दुनिया में हर एक चीज पढ़नी होती है, जो काम की नहीं है ना वो भी तुझको पढ़नी होती है, पता नहीं काम की पढ़ पाता है कि नहीं। तो चलो, एक एक प्रोविजन हम पढ़ना चालू कर देते हैं। दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईसीडीएस। सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये चार्ट ही देना कि आईसीडीएस कभी, अच्छा ये लाइन समझ में आ रहा है कि देखो आप, द स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके लिए तो एएस बनी थी। द स्टैंडर्ड्स आर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड्स ऑफ इनकम ओनली, और उसमें भी दो ही हेड, पीजीबीपी एंड आईएफओएस, उसके लिए ये लगता है।
In case of conflict between provisions of Income Tax Act and ICDS, the provisions of the act shall prevail to that extent. ये समझ में आ रहा है आपको? आई होप ये सेंटेंस समझ में आया होगा. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या प्रीवेल करेगा. एक्ट और रूल आर मोर पावरफुल देन द आईसीडीएस. लेकिन अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया, क्योंकि एक्ट को पैरिटी पे लाया गया है. अब ये होता किसके लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीजीबीपी लिखा हुआ है और आईएफओएस लिखा हुआ है. ये जो है ना, मेरा जो ये फाइल जो ओपन हुआ है वो लॉक वाला फाइल हुआ है. मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा पहले. नहीं तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ उसके ऊपर. सीएमए फाइनल का बुक जो है वो अनलॉक है ना, लॉक्ड है. यश, नया बुक आया क्या देखते रहने का? ओके. प्लीज यहाँ पे आप देखिए, पीजीबीपी और आईएफओएस को ये एप्लीकेबल होता है. और वो भी अगर आप कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो तो आईसीडीएस का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि आईसीडीएस पूरा का पूरा अक्रूवल सिस्टम पे ही मेथड है, बेस्ड है. तो जो मर्केंटाइल सिस्टम या अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं उनको ही आईसीडीएस लगता है. उसमें भी अगर कंपनी हो, एलएलपी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको आईसीडीएस लगता है. तो आपको कोई कंडीशन ही नहीं है, अनकंडीशनली आपको आईसीडीएस फॉलो करना है. इंडिविजुअल एचयूएफ को गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, बोला है कि अगर तेरा ऑडिट नहीं होता, तेरा अगर ऑडिट नहीं होता, मतलब 44AD वाला एसएससी अपने लैंग्वेज में छोटा एसएससी या हो सकता है स्मॉल एसएससी जिसका टर्नओवर वगैरह बहुत कम है, ठीक है ना, तो उसको तो आईसीडीएस लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिनका टैक्स ऑडिट हो रहा है, ऑब्वियसली वहां पे सीए साहब आएंगे, चेक करेंगे, तो उनको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा. तो खाली इंडिविजुअल एचयूएफ का आपको लॉ ज्यादा थोड़ा ताकत लगा के याद रखिए कि इंडिविजुअल एचयूएफ को आईसीडीएस, कोई क्लाइंट आता है आपको पूछता है भैया मुझको आईसीडीएस एप्लीकेबल होता है क्या, तो आप उसको बताओगे देखो अगर आपका टैक्स ऑडिट होगा तो ही आपको आईसीडीएस एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा. कोई कंपनी आपको पूछती है भैया मुझको आईसीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या, तो उनको बोलेगा हाँ, कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर फर्म, ठीक है ना, उनको बाय डिफॉल्ट आईसीडीएस एप्लीकेबल होता है. इज इट क्लियर? एप्लीकेबिलिटी क्लियर है? पहले किसको एप्लीकेबल होता है आईसीडीएस? ठीक है, चलो आगे चलता हूं. फिर ये हो गया एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे बात करके खत्म हो गया. इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने यहाँ पे रेस्पेक्टिव एक टेबल बना दिया कि भैया आईसीडीएस के नंबर्स क्या है, एएस के नंबर क्या है करस्पॉन्डिंग, और उसके इंड एएस के नंबर क्या है, ये दोनों आपको पढ़ने हैं. दिस इज योर होमवर्क, ठीक है. और ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको एक इन डेप्थ पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं. जहां पे मुझे पता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिलेवेंट फॉर माय इनकम टैक्स पर्पस, मैं उस सेक्शंस के ऊपर, उस प्रोविजंस के ऊपर थोड़ी ज्यादा बात करूंगा. चलो, अकाउंटिंग पॉलिसीज पहले यहाँ पे उन्होंने लिख दिया. अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है आपको पता ही है, फाउंडेशन से पढ़कर आए हो.
अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय पर्सन शैल बी सच एज टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ये तो वर्ड आपको पता ही है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो रिपोर्ट करेगा, इट शुड बी ट्रू एंड फेयर ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इनकम ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन। तो आपने ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग करनी है, ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उन्होंने बोला यहाँ पे ट्रू एंड फेयर लिखा हुआ है, ट्रू एंड करेक्ट नहीं। ट्रू एंड फेयर का टिक जो होता है वो उल्टा होता है, ट्रू एंड करेक्ट का टिक जो होता है वो ऐसे होता है। आपको पता ही है, हम ऑडिट जब करने जाते हैं तो हम ट्रू एंड फेयर बेसिस पे ऑडिट करते हैं, ट्रू एंड करेक्ट बेसिस पे नहीं करते। लेकिन आप जब कोई सीए सर्टिफिकेट इश्यू करते हो, जब भी हम सर्टिफिकेशन करते हो तो वो ट्रू एंड करेक्ट के बेसिस पे होता है, ठीक है ना। कोई अगर मुझे पूछता है कि बताइए यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और उसका मैं सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ, मैं फॉर्म 15 सीए सीबी भर रहा हूँ, तो मैं नहीं बोल सकता हाँ मुझे लग रहा है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से। ऐसे नहीं होता है, वहां पे मुझे प्रिसाइज लॉ फॉलो करना पड़ता है, वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, इट हैज टू बी स्टेटेड वेरी क्लियरली। तो सर्टिफिकेशन में ट्रू एंड करेक्ट का लैंग्वेज यूज होता है, और रिपोर्ट्स में, ऑडिट रिपोर्ट्स में ट्रू एंड फेयर का लैंग्वेज यूज होता है। The treatment presentation of transaction and event shall be governed by the substance। भैया सब्सटेंस को फॉलो करो, सब्सटेंस को फॉलो करो, नॉट द लीगल फॉर्म। तो ये आपको पता ही है सब्सटेंस और लीगल फॉर्म। तो मुझे बताइए पीजीबीपी में इसका रेलेवेंस क्या है। पीजीबीपी में मेरा एक केस स्टडी समझो, पीजीबीपी में मेरी केस स्टडी समझो। आप लैंड के मालिक नहीं हो, ये लैंड है, इसके आप ओनर नहीं हो, लेकिन उसके ऊपर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। ये लैंड लीज होल्ड लैंड है, ये लीज लैंड है, लीज। आपको पता है ना एमआईडीसी वगैरह में मिलती है, एमआईडीसी से गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया होता है, वहां पे आप ओनर नहीं बनते जमीन के, आप लीज पे लेते हो जमीन। तो ये जमीन आपकी नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग आपकी है। और आपको पता है सेक्शन 32 जो है, सेक्शन 32 वो डिप्रिसिएशन क्लेम करने के दो कंडीशन देता है कि यू शुड बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ओनर ऑफ द असेट, एंड असेट शुड बी यूज फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ऑब्वियसली फैक्ट्री बिल्डिंग है तो बिजनेस के लिए यूज होगी। क्या आप लैंड एंड बिल्डिंग के ओनर हो? तो आंसर इज नो। लेकिन क्या आप खाली बिल्डिंग के ओनर हो? तो आंसर इज यस। तो मेरा सवाल क्या है, क्या लैंड का ओनर होना जरूरी है टू क्लेम द डिप्रिसिएशन? नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है। तो ये क्या आपने फॉलो किया, ये आपने फॉलो किया सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। अब मैं आपको और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता हूं, बिल्डिंग के वो बस हो गया, ठीक है ना। अभी सुनो, अभी सुनो और एक बात सुनो। ये बिल्डिंग भी आपने लीज पे ही ली है, वाह 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 वाह। मतलब आप जमीन के भी ओनर नहीं हो, आप बिल्डिंग के भी ओनर नहीं हो, लेकिन इस बिल्डिंग में आपने कैपेक्स किया हुआ है, कैपेक्स। इस बिल्डिंग के ऊपर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये पहले खाली G+2 फ्लोर का था, आपने और एक माला बांध दिया उसके ऊपर, आपने कैपेसिटी एक्सपेंड कर दी इसकी। यू हैव इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द बिल्डिंग। तो सेक्शन 30 करके जो सेक्शन है हमारा, जो रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का डिडक्शन देता है, जब हम पीजीबीपी में जाएंगे तब इसकी बात करेंगे, वहां पे क्लियरली लिखा गया है। या तो आपको मैं दिखाई देता हूं, फिर मेरा एक सेक्शन भी पीजीबीपी का कवर हो जाता है। डबल डबल काम क्यों करूं, एक ही बार में हो जाने दो। ये देखिए डिडक्शन का पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या बोलता है, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना। इसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 4 एक्सपेंसेस उन्होंने बोले, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। उसमें उन्होंने बोला बिल्डिंग जो है वो यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा तो डिडक्शन मिलेगा, बिल्डिंग अगर किसी और पर्पज के लिए होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और रिपेयर के ऊपर उन्होंने बात की, रिपेयर दो टाइप के रिपेयर होते हैं, करंट रिपेयर एंड रेवेन्यू रिपेयर। करंट रिपेयर मतलब भैया जो छोटा मोटा रिपेयर दिवाली वगैरह के पहले आप करते हो, थोड़ा इलेक्ट्रिकल काम करा के ले लिया, कलर करा के ले लिया, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने कैपिटल रिपेयर किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर किया, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर किया, ठीक है ना, तो इसका डिडक्शन यहां पे नहीं मिलता। तो आप उस बिल्डिंग के अगर ओनर हो तो आपने वो कैपिटल रिपेयर को क्या करना था, तो कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ द असेट करना था। ये बिल्डिंग में अगर आपने एक्स्ट्रा माला बना दिया तो आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो आप इसको
कॉस्ट में ऐड कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हमारा अंडरस्टैंडिंग है आप इस बिल्डिंग के मालिक हो। मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप इस बिल्डिंग के टेनेंट होते तो कैपिटल रिपेयर का क्या करते? आप बिल्डिंग के ओनर नहीं हो, बिल्डिंग के आप टेनेंट हो, तो आप क्या करते? मेरा सवाल आपको समझा? अगर आप बिल्डिंग के ओनर होते तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया जाता। अगर आप टेनेंट होते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करना है? जैसे शेटेज इंस्टीट्यूट अभी थर्ड फ्लोर पे है, वो भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। और आप देख सकते हो कि क्लासरूम बनाने में बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है पूरे फ्लोर का। ओनर पैसा देने के लिए रेडी नहीं रही है, तो अगर ओनर ने अगर पैसा दिया या ओनर ने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर बर्डन उठाया तो फिर आपका तो खर्चा हुआ ही नहीं ना टेक्निकली। वो तो फिर आपको क्या रिसीवेबल पेएबल में एग्जॉस्ट करना है। बिजनेस पर्पज है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो सेक्शन 30 डिडक्शन दे देता। लेकिन आप देख रहे हो कि सेक्शन 30 कैपिटल रिपेयर का डिडक्शन दे ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि कैपिटल रिपेयर का मैं आपको डिडक्शन नहीं दे सकता। आई कैन गिव यू द डिडक्शन ओनली ऑफ रेवेन्यू। तो कैपिटल रिपेयर इनकर्ड बाय टेनेंट का क्या होगा, यही सवाल मेरा आप लोगों से है। ओनर नहीं करता तो मुझे पता है, वो बताने की आपको कोई जरूरत नहीं कि कैपिटलाइज करते हैं, डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, उतना लो आपको आता है, मुझे पता है। मैं दो कदम आगे जाके पूछ रहा हूं कि टेनेंट नहीं किया तो क्या होता? बिल्डिंग के टाइल्स चेंज कर दिए, बिल्डिंग का रूफ चेंज कर दिया, तो आप लोग अभी सोचने पे मजबूर हो गए। तो ये यहाँ पे आपको सोचना भी पड़ता है, इतना सब इतना क्लैरिटी नहीं है ना। तो सब्सटेंस में माना जाता है कि जितना वो बिल्डिंग का यहाँ पे जो कैपेक्स किया गया है ना, इतना डीम्ड ओनर माना जाता है टेनेंट को। और टेनेंट भी इसके ऊपर डिप्रिसिएशन ही क्लेम करेगा।